नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल सरल मैथमेटिक्स में बहुत स्वागत है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अभाज्य गुणनखंड और इससे रिलेटेड जो भी डेरिवेशन या फॉर्मूला है उसको आज हम लोग देखेंगे और उसको अच्छी तरह से समझेंगे ताकि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं उसे आप आसानी से सॉल्व कर सकें। तो चलिए देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। जैसे मान लीजिए कि यदि किसी संख्या a का अभाज्य गुणनखंड इस प्रकार है कि a इज इक्वल टू 2 के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू वाई के पावर c इंटू जेड के पावर d डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है। इससे बड़ा संख्या हो तो गुणनखंड में और भी संख्या शामिल हो सकता है। तो इतना हम लोग मान के चलते हैं, ठीक है। जहाँ a क्या है, जिस संख्या का हम लोग अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वो एक प्राकृत संख्या होती है। उसके बाद क्या है कि 2x y तथा z क्या है, अभाज्य संख्या है। याद करिए कि 2 क्या है, 2 एक ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या भी है और अभाज्य संख्या भी है। इसीलिए इसमें हम संख्या कोई चर पद न लेकर के हम 2 को शामिल किए हैं ताकि फॉर्मूला को समझने में आसानी हो। जैसे अब ये हो गया। उसके बाद ए बी सी डी क्या है, एक पूर्ण संख्या है। जो पावर होता है या घात होता है अभाज्य गुणनखंड में वो हमेशा एक पूर्ण संख्या के रूप में होता है। पावर किसी का 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है। अब 0 कैसे होगा, जैसे मान लीजिए हम 4 का अभाज्य गुणनखंड अगर हम निकालते हैं तो 4 के अभाज्य गुणनखंड में हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुने 2। तो ये बताइए 2 के पावर कितना हो गया, 2 हो गया। लेकिन अगर इसमें देखा जाए तो इसको इंटू 1 लिख सकते हैं और इंटू 1 को आप कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे देख लीजिए किसी भी संख्या का पावर 0 कर दीजिए तो 1 आएगा। तो इसीलिए हम कहें कि पावर जो है या तो 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है। क्योंकि पावर 0 हो जाएगा तो 1 हो जाएगा। अगर मान लीजिए इसमें 2 टर्म है, अगर पूछ दिया आपको कि इसमें 3 का घात कितना होगा और 3 यहाँ से 3 इसमें गायब कर देते हैं। अब पूछ दिया कि भाई बताइए कि 4 के अभाज्य गुणनखंड में 3 का पावर कितना हो सकता है, 3 शामिल होगा कि नहीं होगा, अगर होगा तो उसका घात कितना होगा। तो बाकी देख लीजिए, जो संख्या का घात हमको पता चल रहा है वो तो ठीक है। अब बाकी जो भी संख्या उसमें नहीं है उसका घात कितना होगा, 0 होगा। अगर मान लीजिए इसमें 3 का घात पूछ दे तो इसके अभाज्य गुणनखंड में 3 है कहाँ, नहीं है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि इसे 3 के पावर 0 लिख सकते हैं। 3 के पावर 0 का मतलब 1 हो गया। अगर 5 पूछेगा कि 5 का घात कितना है तो भाई 4 के अभाज्य गुणनखंड में 5 कहाँ से आया, तो फिर भी हम लोग लिख सकते हैं कि 5 का घात कितना है, 0 है। जो चीज़ नहीं है अभाज्य गुणनखंड में, जो संख्या शामिल नहीं है, जो अभाज्य संख्या शामिल नहीं है उसका घात हमेशा क्या होगा, 0 होगा। और जो शामिल है उसका तो हमको पता चल ही जाएगा कि 2 है कि 3 है कि 4 है। इस तरह से हो गया। अब आगे देखते हैं, अब इसको कैसे समझना है। अब जैसे मान लीजिए आपको क्वेश्चन क्या आएगा कि बताइए, आपको दिया हुआ है एक संख्या है a जिसका आप निकाले हैं अभाज्य गुणनखंड। आपको इस तरह से आया है 2 के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू वाई के पावर c इंटू जेड के पावर d। ये हो गया, इस तरह से दिया हुआ है। अब इस तरह से जब दिया हुआ है, अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा हमारा, ये डॉट डॉट आगे भी जा सकता है। अगर मान लीजिए बड़ा संख्या होगा तो और भी आप इसमें लगा सकते हैं, और भी अभाज्य संख्या शामिल हो सकती है, 3 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा, तो उसके लिए है। अब इसमें क्या है, आपसे पूछेगा कि बताइए कि a के अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या है। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे, यानी कहने का मतलब कि आपसे पूछेगा कि बताइए कि a के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, तो हम लोग कैसे निकालेंगे। डायरेक्ट आप देख लीजिएगा, पावर सबका कितना आया, उस सारे पावर को आप जोड़ दीजिएगा, a प्लस b प्लस c प्लस d। अगर मान लीजिए कोई और संख्या होता तो प्लस डॉट डॉट। जो भी जितना भी संख्या उपस्थित होगा अभाज्य गुणनखंड में उस सब का पावर क्या करेंगे,
ऐड कर लेंगे, वही हमारा क्या होगा, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या होगी। अब उसके बाद पूछेगा कि बताइए अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा। अभाज्य गुणनखंडों का योग, अभाज्य गुणनखंडों का योग जब पूछेगा तो क्या करेंगे कि सिंपल से क्या करना है कि जो भी संख्या अभाज्य संख्या आया है उसको क्या करेंगे, उसके पावर से गुना कर लीजिएगा और गुना करके जोड़ देंगे। जैसे कहने का मतलब कि 2 है पहला अभाज्य संख्या, तो 2 में इसका पावर कितना है, ए से गुना कर दिए, प्लस दूसरा अभाज्य संख्या x, उसका पावर कितना है, b से गुना कर लिए, प्लस तीसरा अभाज्य संख्या क्या है, y का पावर क्या है, c से मल्टीप्लाई कर दिए। उसके बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है, z का पावर क्या है, d, इससे गुना कर दिए, प्लस अगर और होता तो और करते जाते हैं। ये हो गया हमारा। अब इससे हमारा क्वेश्चन जो भी बनेगा, जैसे मान लीजिए पूछ दिया कि अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, तो ये फॉर्मूला हम लोग लगा लेंगे। अगर पूछ दिया कि अभाज्य गुणनखंडों का योग क्या होगा, तो इस फॉर्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है कि इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं एक क्वेश्चन और बनता है, एक प्रकार का और क्वेश्चन है क्या, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। अभाज्य गुणनखंड में क्या होता है कि सिर्फ अभाज्य संख्या शामिल होती है। अगर सिर्फ गुणनखंड की बात करें तो गुणनखंड में वो सभी संख्याएं होंगी जिससे ये संख्या विभाज्य होगी। जैसे कहने का मतलब कि 4 है या 12 मान लीजिए 12, तो 12 का गुणनखंड क्या हो सकता है, 12 के अगर गुणनखंडों की संख्या पूछें तो 12 वे सभी संख्याएं जिससे क्या होगी, 12 पूर्णतः विभाजित होंगी, उसका एक गुणनखंड होगा, 12 का एक गुणनखंड होगा। जैसे 12 में अगर 1 से भाग दिया जाए तो पूरा पूरी कट जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि 12 का एक गुणनखंड 1 भी है। 2 से भी विभक्त है 12, 3 से भी विभक्त है 12, 4 से भी विभक्त है 12, 5 6 सबसे तो नहीं होगा। अब डायरेक्ट क्या हो गया, 5 के बाद 6 से भी विभक्त हो सकता है, लेकिन उसके बाद 7 8 9 10 11 12, अब डायरेक्ट क्या है 12 से। तो ये हम कह सकते हैं कि 12 के गुणनखंड कौन कौन हो सकते हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 6 है, 12 है। लेकिन अगर अभाज्य गुणनखंड की बात करें तो इसमें कौन कौन दिख रहा है, सिर्फ 2 ही अभाज्य गुणनखंड है, ये 2 हो गया। अगर इसको तोड़ा जाए तो ये भी 2 में टूट सकता है, यानी कि 12 का जब अभाज्य गुणनखंड की बात की जाए तो कितना हो जाएगा, 2 के पावर 2 इंटू 3 के पावर 2, 3 के पावर 1, 3 के पावर 1 हो गया। तो हम कह सकते हैं कि 12 का अभाज्य गुणनखंड कौन कौन होगा, 2 2 और 3। ठीक है, तो इसीलिए ये अभाज्य गुणनखंड हो गया, इसका कितना टोटल 3। अगर गुणनखंड की बात करें तो हो गया टोटल कितना 6। अब फॉर्मूला पे आते हैं, तो अब देखेंगे कि क्या पूछ रहा है, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालेंगे हम लोग, कुल गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों का योग। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी पावर दिया हुआ है सब में 1 ऐड कर लेंगे और उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे 2 के पावर a है, इसका x के पावर b है, y के पावर c है और z के पावर d है। तो कुल गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, a + 1 इंटू b + 1 इंटू c + 1 इंटू d + 1 डॉट डॉट, अगर और होता तो और होता। इस तरह से सबको
मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब ये हो गया गुणनखंडों की संख्या। अब गुणनखंडों का योग कैसे निकालेंगे हम लोग? तो गुणनखंडों का योग निकालने के लिए क्या करेंगे कि जो पावर आपका दिया हुआ है 2 के पावर a, तो इसको कैसे करेंगे? 2 के पावर 0 से शुरू करेंगे, प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट 2 के पावर a तक, 2 के पावर a तक गए। ये हो गया। उसके बाद दूसरा संख्या क्या है? x के पावर b, तो x के पावर 0 से स्टार्ट करेंगे, प्लस x के पावर 1 प्लस x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट x के पावर, जो आपका पावर जहाँ तक दिया हुआ रहेगा वहाँ तक जाएंगे। फिर इसमें गुना करेंगे, ये सब गुना में रहेगा, इनटू फिर क्या आएगा? बाई वाला, तो बाई के पावर 0 प्लस बाई के पावर 1 प्लस बाई के पावर 2 प्लस डॉट डॉट बाई के पावर c तक जाएंगे। जो भी पावर आपका मैक्सिमम दिया होगा, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 2 होता तो 2 के पावर 0 से शुरू करते और 2 तक जाते। उसी तरह से अगर मान लीजिए 2 के पावर 3 होता तो 2 के पावर 0 से शुरू करते, 2 के पावर 3 तक जाते। उसके बाद अब लास्ट में क्या था? एक संख्या और हमारा z, तो इसको भी उसी तरह से करेंगे। z के पावर 0 प्लस z के पावर 1 प्लस z के पावर 2 प्लस z के पावर प्लस डॉट डॉट z के पावर d तक जाएंगे। अगर मान लीजिए और भी संख्या उसमें शामिल है अभाज्य गुणनखंड में, तो और आगे तक जाएंगे। यही हमारा क्या हो गया? कुल गुणनखंडों की संख्या और कुल गुणनखंडों का योग का फॉर्मूला हो गया। इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसको आगे देखते हैं। देखिए a बराबर क्या दिया हुआ है हमारा? 2 के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू वाई के पावर c इंटू जेड के पावर d डॉट डॉट, आगे तक भी हो सकता है। अब निकालना है हमको, एक आता है सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग। तो अगला देखेंगे हम लोग कि बाकी का फॉर्मूला कैसे हम लोग डिराइव करेंगे। सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों की संख्या, इसको कैसे निकालेंगे? अब जो 2 के पावर है, 2 एक सम संख्या है, तो जब भी आप कोई संख्या का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो उसमें सिर्फ आपको एक ही सम संख्या मिल सकता है, अगर उसमें सम संख्या शामिल हो तो। कौन सा? 2। तो क्योंकि 2 ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या भी है और सम संख्या भी है। तो क्या करेंगे कि 2 का जो पावर है उसको ज्यों का त्यों लिख लेंगे a, इंटू उसके बाद बाकी का जो पावर है, बाकी संख्याओं का जो घात है, उसमें एक जोड़ करके आपस में गुना कर देंगे, a इंटू बी प्लस 1, उसके बाद c प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 डॉट डॉट। इसी तरह से अगर मान लीजिए और भी संख्या होता तो और भी आगे तक हम लोग जाते हैं। अब उसके बाद क्या आएगा? सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग, इसको कैसे निकालना है? आप देख लीजिए 2 के पावर a है। अब हम कुल गुणनखंडों का योग जब निकालते थे तो 2 के पावर 0 से शुरू किए थे, लेकिन जब सम गुणनखंडों का योग निकालना होगा तो 2 के पावर 1 से शुरू करेंगे, 2 के पावर 2 प्लस डॉट डॉट 2 के पावर a तक जाएंगे। बाकी सबको ज्यों का त्यों लिखेंगे। जैसे मान लीजिए आपने कुल गुणनखंडों का योग निकालने के लिए जो फॉर्मूला लगाया था, सबको उसी तरह से लिखना है, सिर्फ 2 वाले को छोड़ के। 2 यानी कि सम संख्या वाले को
छोड़ करके। तो ये हो गया। अब x का पावर क्या होगा, 0 से स्टार्ट होगा, प्लस x के पावर 1 प्लस x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट x के पावर b तक जाएगा। उसी तरह से आगे भी गुना होगा। अब अगला किसका बारी है, बाई का। तो बाई के पावर 0 प्लस बाई के पावर 1 प्लस बाई के पावर 2 प्लस डॉट डॉट बाई के पावर c तक जाएगा। उसी तरह से अब क्या होगा, अब z वाला को गुना करेंगे, z के पावर 0 प्लस z के पावर 1 प्लस z के पावर 2 प्लस डॉट डॉट z के पावर d तक जाएगा। अगर और कोई संख्या आगे होगी तो और आगे भी संख्या, उसका भी यही काम कर लेंगे। इस सब को मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा, सम गुणनखंडों का योग आ जाएगा। अब अगला क्या है, अगला क्वेश्चन आता है आपका विषम गुणनखंडों की संख्या से। विषम गुणनखंडों की संख्या, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसको निकालने का एकदम आसान तरीका है। क्या है, सम संख्या यानी दो वाला टर्म को ढक लीजिए। अब इसको ढक देते हैं तो अब क्या बचा हमारा, x, y और z वाला टर्म बचा। तो अब क्या करना है कि उसके पावर में एक जोड़ करके आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे b प्लस 1 इंटू सी प्लस 1 इंटू डी प्लस 1 डॉट डॉट। अगर और भी संख्या शामिल है तो और भी हो सकता है, इसी तरह से करते चले जाएंगे। अब उसके बाद क्या आ गया, विषम गुणनखंडों का योग। विषम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों का योग। अब कैसे निकालेंगे, योग निकालने के लिए तो यही फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे, लेकिन इसमें क्या करेंगे कि दो वाले टर्म को छोड़ करके बाकी वाले टर्म के साथ हम इसको अप्लाई करेंगे। यानी कहने का मतलब कि दो वाला को छोड़ दीजिए तो x के पावर 0 प्लस x के पावर 1 प्लस x के पावर 2 प्लस डॉट डॉट x के पावर b तक जाएंगे। उसी तरह से y के पावर 0 प्लस y के पावर 1 प्लस y के पावर 2 प्लस डॉट डॉट y के पावर c तक जाएंगे, इनटू फिर करेंगे। अब z का पावर है तो z के पावर 0 प्लस z के पावर 1 प्लस z के पावर 2 प्लस डॉट डॉट z के पावर d। अगर मान लीजिए आगे भी कोई संख्या इसमें उपस्थित होता अभाज्य संख्या, तो और आगे भी इसी तरह से गुना करते चले जाते। ये हो गया हमारा, चारों टर्म हमको हो गया। अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों का योग, कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों की संख्या, सम गुणनखंडों का योग, विषम गुणनखंडों की संख्या, विषम गुणनखंडों का योग। ये पूरा हम लोग फॉर्मूला डिराइव कर चुके हैं। अब जो भी क्वेश्चन आपको बनाना है वह इसी आधार पर बनेंगे। अगर कहीं पर छूट गया हो तो आप वीडियो को पीछे करके रिवर्स करके फिर से उसको देख लीजिएगा और देख करके फॉर्मूला को नोट डाउन कर लीजिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए और याद भी रहे। अब इस पर कुछ एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि क्या ये फॉर्मूला सचमुच में लागू होता है या नहीं। जैसे मान लीजिए हमारा कोई संख्या हम ले लेते हैं एक 48 संख्या ले लिए। अब इसका क्या करते हैं हम लोग, इसका अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो अभाज्य गुणनखंड क्या आएगा, दो से सब। अभाज्य गुणनखंड निकालने का तरीका क्या है, सबसे पहले सबसे छोटी अभाज्य संख्या से भाग लगाते हैं। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से इसमें भाग लगेगा। अब विभाज्यता का नियम इससे पिछले क्लास में हम बता चुके हैं कि किसमें 2 से भाग लगेगा, किसमें 3 से लगेगा, किसमें 7 से लगेगा, किसमें 11 से लगेगा, ये सब कुछ हम बता चुके हैं। तो अब देखते हैं कि इसका जो अब इसमें क्या है, हम इसमें 2 से भाग दे सकते हैं। तो 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 24 दूनी 48, फिर 2 से लग सकता है, 2 से 12, फिर 2 से लग सकता है 2 6
12, फिर 2 से लग सकता है 2 तिया 6, अब नहीं लगेगा। तो अब यहाँ हम देख सकते हैं कि 48 का जो अभाज्य गुणनखंड है वो क्या आ गया, 2 के पावर कितना, 1 2 3 4, 4 हो गया और गुने 3, 3 के पावर 1 हो गया। अब देख लीजिए कि इसमें क्या करना है हमको, तो इसका अभाज्य गुणनखंड क्या हो सकता है, 2 2 2 2 3। ठीक, अगर मान लीजिए कि 48 के कुल गुणनखंडों की संख्या देखी जाए तो उसका कुल गुणनखंड क्या होगा, गुणनखंड में तो 1 भी शामिल हो सकता है, गुणनखंड में वे सभी संख्याएं शामिल होंगी जो जिससे क्या हो 48 पूरा विभाजित हो जाए। तो 1 से तो विभाजित होगा ही, क्योंकि 1 से तो भाई पूरी संख्या ही विभाजित है, चाहे कैसी भी संख्या हो। अब उसके बाद 2 से भी विभाजित हो सकता है 48। उसके बाद 3 से हो सकता है क्या, 3 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है, 5 से नहीं होगा, 6 से हो सकता है, उसके बाद 7 से नहीं होगा, 8 से हो सकता है, 8 छक 48, उसके बाद 9 से नहीं होगा, उसके बाद देखेंगे 10 से भी नहीं होगा, 11 से भी नहीं होगा, 12 से देख लेते हैं, 12 दूनी 24, 12 चौ 48, ठीक है 12 से हो सकता है। उसके बाद 13 से नहीं होगा, 14 से भी नहीं होगा, 15 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 से भी हो जाएगा। उसके बाद 17 18 19 20 21 22 23 24 से होगा। उसके बाद क्या होगा 25 26 27, अब किसी से नहीं होगा, अब डायरेक्ट क्या होगा 48 से ही होगा जब भी होगा तो। ठीक है, अब देख लेते हैं कि फॉर्मूला से हम निकालते हैं अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या कैसे निकालने का फॉर्मूला क्या है कि जो पावर है उसको क्या करते हैं हम लोग आपस में जोड़ देते हैं। जैसे फॉर्मूला में हम लिखवाए थे 2 के पावर a इंटू एक्स के पावर b इंटू वाई के पावर c इंटू जेड के पावर d। तो अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होता था a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो उसी तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे 2 के पावर 4 है और 3 के पावर 1 है, तो हम लिख सकते हैं कि 4 प्लस 1 यानी कि 5 अभाज्य गुणनखंड आया कि नहीं आया देखेंगे, 1 2 3 4 5 गो हो गया। अब उसके बाद क्या है, अभाज्य गुणनखंडों का योग देख लेते हैं। योग निकालने का क्या तरीका बताए थे कि पावर से संख्या में गुना कर देंगे। जैसे 2 के पावर 4 है तो उसको क्या करेंगे 2 गुने 4 करेंगे, ठीक, प्लस 3 का पावर कितना है 1, तो 3 गुने 1 करेंगे, क्या आ गया हमारा 2 चौके 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 11। अब जोड़ के देख लेते हैं 11 आता है कि नहीं आता है। 2 2 4 4 2 6 6 2 8 8 3 11, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही है। अब देखते हैं कुल गुणनखंडों की संख्या, कुल गुणनखंडों की संख्या। तो कुल गुणनखंडों की संख्या निकालने के लिए क्या करते थे हम लोग, पावर में 1 जोड़ करके मल्टीप्लाई कर देते थे। तो 2 के पावर कितना है 4, तो 4 प्लस 1 ये हो गया, इंटू 3 के पावर कितना है, इसमें कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 प्लस 1 क्या आ गया 4 और 1 5 हो गया, इंटू 1 और 1 2 हो गया, 5 दूनी 10। तो कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई 10। तो गिन के देख लेते हैं हम लोग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सही है, यानी कि फॉर्मूला हमारा सही साबित हुआ। अब आगे क्या कहता है कि कुल गुणनखंडों का योग निकालिए।
तो कुल गुणनखंडों का योग हम लोग निकालने के लिए क्या फॉर्मूला लगाए थे कि जितना पावर दिया हुआ है 0 से स्टार्ट करेंगे और उतने तक जाएंगे और सबको जोड़ देंगे। कहने का मतलब कि यहाँ 2 के पावर 4 है तो 2 के पावर 0 से स्टार्ट किया प्लस 2 के पावर 1 प्लस 2 के पावर 2 प्लस 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 इंटू अब क्या होगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 3 के पावर 1 है तो इसको स्टार्ट करेंगे 3 के पावर 0 से प्लस 3 के पावर 1 तक जाएंगे। ये क्या हो गया हमारा, 2 के पावर 0 यानी 1, 2 के पावर 1 यानी 2 और 2 के पावर 2 यानी 4 हो गया, 2 के पावर 3 यानी 8 हो गया और 2 के पावर 4 यानी कितना, 16 हो गया। अब यहाँ देख लीजिए 3 के पावर 0 1 हो गया प्लस 3 हो गया। अब देखिए तो क्या आ गया, 1 और 2 3, 4 3 7, 7 और 8 15, 15 और 16 31 हो गया, गुने 3 और 1 4 हो गया, 31 चौके कितना हो गया, 124, 124 आ गया। अब देख लेते हैं जोड़ के, जो हम लोग लाए हैं एक्चुअल में जोड़ने पर 124 आता है कि नहीं आता है। फॉर्मूला से तो 124 आ गया। अब उसके बाद देखते हैं कि फॉर्मूला के अलावा क्या रियली में भी 24 आता है कि नहीं आता है। तो जोड़ते हैं, 1 और 2 3, 3 6, 6 4 10, 10 6 16, 16 8 24, 24 और 12 36, 36 और 16 कितना हो गया, 36 और 16 जा कर के हो गया 52, 52 और 24 कितना हो गया, 52 और 24 हो गया 76, 76 और 48 क्या हो गया, 76 में 48 अगर आप जोड़ेंगे तो 8 6 14 के 4 हाथ में रहा 1, 7 4 11 1 12, 124 आ रहा है। तो यानी कि ये हमारा फॉर्मूला क्या है, सही है। अब आगे देखते हैं हम लोग, अब आगे क्या करना है। अब आता है सम गुणनखंडों की संख्या और सम गुणनखंडों का योग। तो उसके लिए अब देखिए हम लोग फॉर्मूला आपको लिखवा ही चुके थे। अब देखते हैं उसको भी साबित करते हैं क्या सही आता है कि नहीं आता है। तो यहाँ से देख लेंगे सम गुणनखंडों की संख्या, इसको कैसे निकालते थे, जो सम संख्या है उसके पावर को ज्यों का त्यों लिख लीजिए इंटू क्या हो गया, 3 के पावर 1 है तो 3 के पावर 1 है तो उसको क्या करेंगे, पावर को 1 में 1 जोड़ लेते हैं, बाकी वाले को सबको 1 जोड़ लेंगे लेकिन खाली सम संख्या वाला को छोड़ देंगे। तो कितना आ गया, 4 गुने 2 बराबर 8। आंसर कितना है, 8। यानी कि इसके 48 के अभाज्य गुणनखंड में सम गुणनखंड 48 के गुणनखंड में सम गुणनखंडों की संख्या 8 होगी। देख लेते हैं हम लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, यानी कि हमारा सही है फॉर्मूला। अब उसके बाद क्या कहता है कि सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग निकालने का क्या तरीका है, जो पावर जितना रहता था उसको 0 से शुरू करके और सबको आपस में ऐड कर लेते थे। लेकिन अब इसमें जब सम संख्या वाला निकालना हो तो सम संख्या वाला पावर को शुरू करना है 2 के पावर 1 से, 2 के पावर 2 जहाँ तक होगा, पावर 4 है तो 4 तक जाएंगे, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3 प्लस 2 के पावर 4 हो गया। अब उसके बाद गुना, आप देखेंगे कि 3 का पावर कहाँ तक गया है, 1 तक, लेकिन 3 क्या है, सम संख्या तो है नहीं, विषम संख्या है, तो इसका पावर 0 से शुरू करेंगे, 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1, यहीं तक जाएंगे क्योंकि यहाँ 3 के पावर मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। अब क्या करते हैं, देखिए 2 के पावर 1 का मान 2 हो गया, 2 के पावर 2 के मान 4 हो गया, 3 के मान 8 हो गया और 4 के मान 16 हो गया। उसी तरह से इसका देखिए 3 के पावर 0 का 1 हो गया, 3 के पावर 1 का 3 हो गया। अब देखेंगे कि क्या होगा भाई, 2 4 6
6 8 14, 14 और 16 कितना हो गया? 14 और 16 30 हो गया। 30 गुने 3 और 1 4, 3 चौके 12, 120 आ गया। अब 120 आ गया, जोड़ के देख लेते हैं आपस में। सम संख्या वाला को खाली जोड़ना है, विषम वाला को नहीं जोड़ना है। तो क्या करेंगे कि टोटल कितना आया था हमारा? 124 आया था इसको जोड़ने पर, और इसमें विषम संख्या वाला को घटा देंगे तो सम संख्या वाला निकल जाएगा। तो 3 और 1 4 है। विषम संख्या का योगफल कितना है? 4। अब इसमें से 4 घटा दीजिएगा तो 120 आ गया। ये हो गया हमारा सम संख्या वाला हो गया। अब अगर विषम संख्या का निकालना हो तो चूंकि आपको सम वाला पता है, तो सम वाला को क्या करेंगे? टोटल में से घटा लेंगे। जैसे कुल गुणनखंडों की संख्या 10 आई थी और यहाँ सम गुणनखंडों की संख्या 8 है, तो हम लोग क्या करेंगे? कुल में से 8 को घटा दीजिएगा तो विषम वाला निकल जाएगा। उसी तरह से कुल गुणनखंडों का योग 124 आया था, तो और सम गुणनखंडों का योग 120 आया है, तो विषम गुणनखंडों का योग क्या हो जाएगा? उसमें से टोटल में से 120 को घटा दीजिएगा तो 124 में से 120 घटाए तो क्या हो गया हमारा? 4 हो गया। आंसर आ गया सिर्फ 4। लेकिन ये तो भाई अब इससे हो गया। अगर मान लीजिए फॉर्मूला से हमको निकालना हो तब, तो फॉर्मूला से निकालने के लिए क्या करेंगे? देखिए फॉर्मूला इसका भी बताए ही हैं कि विषम गुणनखंडों की संख्या और योग कैसे निकालते हैं। तो उसके लिए अब देखिए विषम गुणनखंडों की संख्या पहले निकाल लेते हैं। संख्या कैसे निकालते हैं विषम गुणनखंडों की संख्या? सम वाला को ढक लेते हैं, सम वाला को ढक लिए। अब कितना है हमारा? पावर 1 है, तो पावर में 1 जोड़ लीजिए। अब तो कोई और संख्या है नहीं इसमें, तो इसीलिए 1 प्लस 1 हो गया। अगर कोई और संख्या होता तो उसके पावर में भी 1 जोड़ करके इसको मल्टीप्लाई कर देते। तो यहाँ 1 प्लस 1 2 आ गया। अब देखते हैं गुणनखंड कितना है। इसमें से देखिए कितने विषम संख्या है? तो 1 और 3, 2 को विषम संख्या आ गया, यानी कि हमारा आंसर सही है। अब अगला देखेंगे विषम गुणनखंडों का क्या? योग। अब योग निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग? जो सम संख्या है उसको हम लोग ढक लेते हैं। अब 3 के पावर 1 है तो शुरू करेंगे 3 के पावर 0 प्लस 3 के पावर 1 तक जाएंगे। 3 के पावर 0 करेंगे तो 1 हो गया, और 3 के पावर 1 करेंगे तो 3 हो गया, और 3 और 1 4 हो गया। यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग देख लिए कि फॉर्मूला और उसके बाद जो एग्जाम्पल हम लोग सॉल्व किए हैं, वो दोनों का आंसर क्या है? मैच है, एग्जैक्टली है। यानी कि हमारा फॉर्मूला भी सही है। या तो हम लोग फॉर्मूले के हिसाब से बना सकते हैं, और या तो फिर इस तरह से लिख करके भी बना सकते हैं। लेकिन छोटी संख्या हो तो हम लोग को तो भाई आसान है, इसी तरह से हम लोग बना लेंगे, सारा चीज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर संख्या बड़ी हो तब क्या करेंगे? बड़ी संख्या के लिए तो भाई फॉर्मूला का ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इस तरह से आज जो भी मैंने बताया, अब जो भी क्वेश्चन आपको आएंगे अभाज्य गुणनखंड से, वो इसी तरह के क्वेश्चन होंगे, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछने वाला है। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले क्लास में मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।